पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नाम बताओ एक बारी अपने अपने, क्या है तुम्हारा नाम? अक्षय कि लक्ष्य? लक्ष्य। खुशबू, भूषण, प्रिंस, रिदम, ठीक है। एक गायब है तुम्हारा दोस्त, वो तो करुण है ना। देखो, ये हमारी आईसीआई की वेबसाइट है, ये पता है सबको, ICI.org। इस पे हम नॉलेज पोर्टल पे जाते हैं। वो कहाँ से जाते हैं पता है? मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये ICAI.org खोलते हैं। इस पे देखो, सबसे ऊपर अपना नाम ढूंढो। कौन हो तुम? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम दिख रहा है ना, और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? नॉलेज। तो कौन सा पोर्टल? नॉलेज पोर्टल दिख रहा है ये लाल वाला? नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करोगे तो यहां आ जाओगे। यहां क्लिक हेयर टू विजिट नॉलेज पोर्टल, तो ये पेज खुलेगा। थैंक यू, बैठ जा उधर। फिर यहां पे देखो, आपका काम है स्टडी मटेरियल में। कहा? स्टडी मटेरियल। लेकिन अभी हम ये ओपन कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। सीए कोर्स हम देख रहे हैं, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिलेबस। ठीक है जी। आपका फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपके लिए। अकाउंटिंग में देखिए कितने मार्क्स का पेपर आएगा आपका? 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये आपकी 11th में पढ़ी हुई सारी थ्योरी है। आपने 11th में मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कुछ याद आ रहा है? नहीं? कोई बात नहीं, मैं हूं, पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, भूल गए हो बट पढ़ी हुई हैं, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में, इसमें आपकी जर्नल एंट्री कैसे डलती है, फिर उससे लेजर में क्या एंट्री जाती है, ये हो गया। दूसरा हो गया, आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हो, फिर सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होता है, ये हमारा आएगा। फिर उसके बाद बीआरएस, इन्वेंट्रीज आपने कभी नहीं पढ़ा, ये नया है। कौन सा वाला? इन्वेंट्री। बीआरएस पढ़ा है? बीआरएस तो याद है। अच्छा, इन्वेंट्री आपने कभी नहीं पढ़ा। डेप्रीसिएशन पढ़ा? कितने मेथड पढ़े? 2 मेथड। कौन से? SLM WDV। यहां पे पढ़ेंगे हम 6 मेथड। फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बच्चे बताते हैं मुझे कोर्स से हट गया था आपके, पढ़ा है 11वीं में कि डिलीट हो गया था? नया है, तो 11वीं में अगर डिलीट हो गया तो आपके लिए नया है बिल्कुल। फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। याद है 11वीं में बनाते थे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वो वाला आ गया। लेकिन इसमें नया अकाउंट भी एक आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर एनपीओ तो नहीं पढ़ा हुआ पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके लिए नया है। फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी आपके लिए नया है, इसे सिंगल एंट्री भी कहा जाता है। फिर पार्टनरशिप आपने पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ी होगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब पढ़ा है, ये सब आपके सिलेबस में है। डिसोल्यूशन पढ़ा? डिसोल्यूशन भी सिलेबस में है, लेकिन डिसोल्यूशन में नए टॉपिक्स हैं। आपने जो डिसोल्यूशन पढ़ा वो तो है ही है, उसके आगे भी एक और टॉपिक है, फिर एक और टॉपिक है, 2 टॉपिक नए हैं। एक टॉपिक का नाम है गार्नर वर्सेस मुर्रे, केस लॉ है, और एक और टॉपिक है जिसका नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम पढ़ेंगे जब आएगा। फिर अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स, तो आपने इशू ऑफ शेयर्स करा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर्स भी करा हुआ है,
इसमें और टॉपिक भी हैं, इसमें इशू ऑफ बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी है, तो और भी टॉपिक हैं। तो मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करें तो आपका जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है अकाउंट्स का, हाँ जी, तो जो आपका अकाउंट्स का जो सिलेबस है दैट इज प्राइमरीली 11th के चैप्टर्स प्लस 12th के चैप्टर्स प्लस कुछ न्यू चैप्टर्स। ठीक है, अब न्यू आपके पास कौन से हैं इसके अंदर? एक तो इन्वेंट्री नया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नया, एनपीओ नया, सिंगल एंट्री नया, और फिर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन में नए टॉपिक है, और कंपनी अकाउंट्स में भी नए टॉपिक है। और मजे की बात तो ये है कि जो 11 12th वाले टॉपिक्स भी हैं उसमें भी नए नए चीजें ऐड हुई हैं। जैसे डेप्रिसिएशन के आपने सिर्फ 2 मेथड करें, 4 और करने। बीआरएस आपने बनाई है लेकिन एक टाइप से बनाई है, अभी हम एक टाइप से और बनाएंगे, तो हम ओवरऑल पूरा रीडिफाइन करेंगे जो हमने अकाउंट्स पढ़ी है 11वीं में और 12वीं में। इज दैट ओके? चलिए, आज हमने कहां से बात शुरू करनी है? सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस करने हैं हमने, ठीक है जी? करें? मैं एक सवाल पूछूं, बहुत इजी है, एक 11वीं 12वीं पास बच्चे को आना ही चाहिए, पूछ लूं? है? मैं ना एक स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ना, तो स्टार्टिंग में जब नया नया बंदा कोई भी काम शुरू करता है तो उतने ही लेवल पे शुरू होता है कि छोटे लेवल पे शुरू होता है? तो जब मैं नया नया पढ़ाना शुरू किया था आज से 15 साल पहले, तो मैं होम ट्यूशंस पढ़ाता था। होम ट्यूशन का मतलब क्या है? घर जाके पढ़ाता था। अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग थोड़ी घर पे बुला सकते हैं, पैसा तो ज्यादा लूंगा ना मैं। उस टाइम पे भी मैं ना पैसे चार्ज करता था, पैसे मैं बताता नहीं था फोन पे, मैं कहता था घर आके बताऊंगा, क्योंकि मुझे घर भी तो देखना तुम्हारा कैसा है। मेरा बड़ा घर होगा, बंगला होगा, 2-3 गाड़ियां होंगी तो ज्यादा चार्ज करूंगा, छोटा सा घर होगा तो मैं मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं अमीरों के घरों में जा रहा। सैनिक फार्म नाम की जगह है, सुना है किसी ने? दिल्ली, दिल्ली में सैनिक फार्म नाम की एक जगह है बहुत बड़ी, वहां फार्म हाउस ही फार्म हाउस है, हाउस नहीं है वहां, फार्म हाउस, इतने अमीर लोग रह रहे हैं। मैं गया, गेट खोला मेरे लिए, उधर के नौकर ने, अंदर पहुंचने तक 5 गाड़ियां लगी हुई और साइड में गार्डन। मैंने कहा इससे तो मैं 1000 रुपये चार्ज करूंगा 1 घंटे के, उस जमाने की बात कर रहा हूं। 1000 पर आवर वॉज गुड मनी। वहां गया, बच्चे के साथ बैठा, समझ आ गया ठीक है, ओके ओके, इंटेलिजेंट बच्चा, पढ़ा लूंगा। उसके पिताश्री आए। पिताश्री कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे लेवल पे, और मुझसे कह रहे सर आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकते, नहीं तो मैं आपको हायर नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन कहा ये सवाल फोन पे पूछ लेते, इतनी दूर आया हूं बाइक चला के, हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, पूछो जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पूछ लो। मेरे से वो कह रहे हैं व्हाट इज डेबिट? यही सवाल मैं अब आपसे पूछता हूं, बताओ भैया, व्हाट इज डेबिट? व्हाट इज डेबिट रिदम? डेबिट व्हाट कम्स इन?
तो फिर डेबिट द रिसीवर क्या होता है? या डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस भी तो होता है। सोचो ना, क्या नाम बताया था आपने? खुशबू जी। मैं महक सोच ही जा रहा हूं, बात एक ही है लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ खुशबू बताओ, व्हाट इज डेबिट? पता नहीं पता? सोचो बताओ, तुक्का मारो। नहीं आइडिया? हाँ भाई, नहीं। मैं बताऊं क्या होता है डेबिट? डेबिट अगर आपसे पूछे, मैंने उनको यही जवाब दिया कि इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ अ टी शेप्ड अकाउंट। और क्या होता है डेबिट? कुछ नहीं होता। व्हाट इज डेबिट? जब हम एक लेजर अकाउंट बनाएंगे टी शेप, तो उसके लेफ्ट साइड को क्या नाम दिया गया? डेबिट। राइट साइड को क्या नाम दिया गया? क्रेडिट। अब आप जो कह रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज अ रूल दैट व्हाट एवर कम्स इन इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। समझ में आ रही है? द रिसीवर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, डेबिट द रिसीवर कहते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, दैट मींस एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? लेफ्ट साइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इट इज नथिंग एल्स, और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ऑफन द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट, है ना? तो समझ में आ गया व्हाट इज डेबिट। अब देखो यही है कि चीजें ज्यादा आसान होती हैं, हमने उनको मुश्किल बनाया हुआ है। तो मेरा काम यही है कि आपने 11वीं 12वीं में जो जो मुश्किल चीजें कर रखी हैं उनको थोड़ा आसान करना है। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, 11वीं में रेक्टिफिकेशन नाम का जो सब्जेक्ट चैप्टर था, उसमें किसको किसको दिक्कत आती थी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है आती थी? नहीं आती थी? इजीली याद था? कभी कभी आती थी। तो हम कोशिश करेंगे कि अब से हमें दिक्कत ही ना आए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही सही से नहीं पढ़ा। जब तक आप किसी चीज को सही से करना नहीं सीखेंगे तो उसकी गलतियां कैसे सही करेंगे? ठीक है? तो हमारी जो पहली 2-3 क्लासेस होंगी, हम उसमें क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हमारी जो पहली 2-3 क्लासेस होंगी उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे 2 चैप्टर एक साथ। एक सब्सिडियरी बुक्स वाला चैप्टर है, और इसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर है। ये दोनों साथ में करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैं अब आपके सामने आपकी फिर से आईसीआई की वेबसाइट खोलता हूं, बैक जाके इसमें स्टडी मटेरियल खोल देता हूं। देखो यहां आ गया ना स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल को खोलूंगा फाउंडेशन के लिए, इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देखिए 4 पेपर का स्टडी मटेरियल खुल गया। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। तो पेपर नंबर 1, इसमें आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगी, एक मॉड्यूल 1 मिलेगी, एक मॉड्यूल 2। मेरी तरफ से भी सेम 2 मॉड्यूल्स मिलेंगी। मैं भी 2 किताबें दूंगा, चैप्टर सेम होंगे। जो इस मॉड्यूल 1 में चैप्टर है, मेरी मॉड्यूल 1 में भी वही चैप्टर है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे जब हम मॉड्यूल 1 खोलेंगे तो देखो इसमें क्या क्या सिलेबस है। चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर 3 है बीआरएस, चैप्टर 4 है इन्वेंट्री, चैप्टर 5 है डेप्रीसिएशन, चैप्टर 6 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और चैप्टर 7 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर 2 से करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस से। अकाउंटिंग प्रोसेस जब आप खोलते हैं तो इसमें 6 यूनिट नजर आते हैं। पहला यूनिट नजर आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज। ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है? ये आप अपने आप करना चाहते हैं तो कर ले, इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है। ये बेसिक्स है। जर्नल एंट्री कैसे पास करनी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। फिर अगला है लेजर, ये भी मैं आपको नहीं कराऊंगा।
लेजर वाला चैप्टर क्या कहता है? 3 टाइप के लेजर होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। उनमें कैसे पोस्टिंग करनी है ये भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, ये आपको मैं चैप्टर कराऊंगा बट आखिरी में, बिल्कुल एंड में, थ्योरी के साथ। फिर आता है सब्सिडरी बुक, ये चैप्टर तो हम कर ही रहे हैं। कैश बुक भी मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, और रेक्टिफिकेशन हम कर ही रहे हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है? सब्सिडरी बुक और रेक्टिफिकेशन। अभी हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? सब्सिडियरी बुक से। तो एक फ्रेश पेज निकालेंगे, वहां पे हेडिंग बनाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स। सर क्या सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर पेपर में काफी आता है? नहीं, ये भी कम ही आता है। आता है तो 4 नंबर की या 5 नंबर की कोई सब्सिडरी बुक बनाने को कह देता है कि सेल्स बुक बना दो, परचेज बुक बना दो, कुछ ही इसी तरह से बातें कहता है। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे नितिन एंड अपूर्वा, बात क्लियर है अभी तक की? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ठीक से? यस सर। नितिन जी आप जो कुछ कहेंगे मुझे सुनाई नहीं दे पाएगा, मैं ईयरफोन्स लगा के नहीं बैठता। सभी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको कोई भी टीचर से बात कहनी है, कुछ कहना है, चैट में कहो, ठीक है? हाँ नितिन का जवाब आ गया, यस सर। ठीक है नितिन, आप भी कभी अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता, आप जो लिखेंगे मैं वो देख पाऊंगा। चल सब्सिडियरी बुक्स की बात कर रहे हैं। अब हमें समझना है कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं। बेटा देखो, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है? वन इज प्राइमरी बुक्स। कौन सी बुक्स भाई? प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक्स, ठीक है? एंड द सेकेंड टाइप ऑफ बुक्स इज सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है? तो एक तो हो गया प्रिंसिपल और दूसरा क्या हो गया? सब्सिडियरी। तो हमें अब थोड़ा सा इसी के अंदर डिटेल डिस्कस करनी है कि कौन से टाइप की बुक्स कौन सी होती हैं। तो जरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इसके लिए। सेंटर में लिखेंगे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके नीचे 2 एरो डालेंगे। पहले एरो के नीचे लिख देंगे प्रिंसिपल बुक्स, और प्रिंसिपल बुक्स के नीचे 2 एरो डालेंगे। पहली एरो के नीचे लिख देंगे लेजर, और दूसरी एरो के नीचे लिखेंगे कैश बुक। क्या लिखेंगे भाई? कैश बुक। अब पहले जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बुक्स था, तो उसके साथ की जो दूसरी एरो, वहां क्या लिखना है? सब्सिडियरी बुक्स। किसी को याद है सब्सिडियरी बुक्स कितनी होती हैं? 11वीं में पढ़ा हुआ है। 4 4। कोई तुक्का लगाना है? खुशबू कितनी होती है? कोई भी तुक्का लगा दे। उसने 4 बोला तो 6 बोल। हाँ भी 6। थोड़ी वैरायटी लाओ। कर्ण कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कितनी रखे? 8 9 7। हाँ भी भूषण जी 3। सही है, बढ़िया। मैं सही जवाब बता देता हूं। सही जवाब है 8। कितनी सब्सिडरी बुक्स होती हैं भाई? 8। जरा उनके नाम लिखने हैं हमने। तो सब्सिडरी बुक के नीचे 8 लाइनें ड्रॉ करनी है, तो ध्यान से उसी हिसाब से बनाएंगे। और पहली लाइन ड्रॉ करेंगे और कैश बुक में ही जोड़ देंगे। मतलब क्या है?
इसका क्या मतलब है? जब सबसे पहले तो ये समझाओ मुझे, मैंने प्रिंसिपल बुक में भी कैश बुक लिख दिया और मैंने सब्सिडरी बुक में भी कैश बुक लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडियरी बुक भी है। ठीक है, इसका कारण क्या है वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। कैश बुक के बाद जो नेक्स्ट होगी वो है परचेज बुक, फिर नेक्स्ट है सेल्स बुक। एक बारी मुझे लिख लेने दो फिर लिख लेना। फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गई ना? अब बना लें, ड्रॉ कर लें। बढ़े आगे। कितनी सब्सिडरी बुक्स हैं? 8। और कितनी प्रिंसिपल बुक्स हैं? 2। कॉमन कितनी है? 1, कैश बुक। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे कि जब मैं ये सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर यहां पे खोलता हूं, इसके लास्ट में इसके ट्रू और फॉल्स में शायद हो या ना हो, मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ है नहीं। कोई नहीं, कई बार एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक, तो आप फॉल्स लिखेंगे कि इट इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडियरी बुक। और कई बार आ जाता है, लिख देते हैं कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडियरी बुक, तो आप ट्रू लिखेंगे। कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो ये दोनों काम करती है। ठीक है जी, चलिए अब हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में लिखने वाले हैं कि इन सब्सिडरी बुक्स में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर 1, कैश बुक। लिखेंगे ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड की जाती है? सारी कैश की या बैंक की ट्रांजैक्शन। दूसरी हमारी सब्सिडरी बुक कौन सी है? सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ऑल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स
कौन सी सेल्स, किस चीज की सेल, उन गुड्स की जिनमें हम डील करते हैं। ये बात समझ में आ रही। तीसरा, परचेज बुक, ऑल क्रेडिट परचेजेस। फोर्थ में सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल क्रेडिट सेल रिटर्न्स, ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स। समझ में आई। कोई भी क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो आप यहां पे वापस करेंगे, तो कोई भी सामान जो आपने क्रेडिट में बेचा हो वो जब वापस आए तो वो सेल रिटर्न बुक में आएगा। समझ में आ रही। वैसे ही परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा, ऑल क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। ऑल क्रेडिट परचेज रिटर्न। फिर हमारे पास छठे नंबर पे है बिल्स रिसीवेबल बुक। ये किसके लिए है, फॉर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। जो भी बिल हमारे हम खुद रिसीव करते हैं, जो हमारे ड्रॉई ने एक्सेप्ट करे होंगे वो यहां पे आएंगे। फिर बिल्स पेबल बुक, तो इसके अंदर ये आएगा फॉर बिल्स एक्सेप्टेड। आखिरी है जर्नल प्रॉपर। इसमें आएंगी एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अदर subsidiary books, any transaction not recorded in other subsidiary books। तो देखो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगी। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमें हर टाइप की ट्रांजैक्शन के बारे में समझना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरा बिजनेस कपड़े बेचना है। क्या बेचना है, कपड़े। तो मेरे गुड्स क्या हो जाएंगी, कपड़े। अच्छा, कपड़े बेचने और खरीदने के टाइम पे क्या मुझे कस्टमर को बिल देना पड़ेगा कि नहीं, बिल देना पड़ेगा। तो बिल बनाने के लिए मैं कंप्यूटर खरीद के लाया हूं उधार पे। किस पे, उधार पे, क्रेडिट पे। मैं कहां रिकॉर्ड करूं, क्या मैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करूं, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी या जर्नल प्रॉपर। सोचो। अभी आपने काफी चीजें लिखी है ना। हाँ जी, एक एक करके। कम बच्चे होने का यही फायदा है, एक एक करके सबसे जवाब पूछ सकते हैं। परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज बुक, शाबाश, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर। तो मतलब 99% ऑफ द क्लास कह रही है परचेज बुक, एक बच्चा कह रहा है जर्नल प्रॉपर।
आपका जानकारी के लिए बता दूं, वो एक बच्चा सही है, आप गलत है। यहां पे अगर आप समझें, परचेज बुक में आएगी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। मैं कपड़े बेचता हूं ना, मैंने कपड़े खरीदे या मैंने कंप्यूटर खरीदा? कंप्यूटर मेरा परचेजेस अकाउंट में आएगा। आप खुद सोचो, आप जब जर्नल एंट्री पास करोगे कंप्यूटर खरीदने की, आप एंट्री क्या करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर? आप कंप्यूटर करोगे ना। तो जो सामान देखो, परचेज बुक और सेल्स बुक में खरीद आएगी, बेच आएगी, लेकिन उस आइटम की जिसमें आप डील करते हो। समझ में आ रही है? जिसमें क्या करते हो आप? डील। डन है? समझ में आया? ये मुद्दे की बात है कि जिसमें आप डील करते हो। अगर उसके अलावा कोई चीज खरीद रहे हो और उधार पे खरीद रहे हो तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगी। कैश में खरीद रहे हो तो कैश बुक में ही आना। समझ में आ रही है? अच्छा, इंप्लॉइज को सैलरी दी है, ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करो? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीपी, बीआर, जर्नल प्रॉपर। इंप्लॉइज को सैलरी दी है, शुरू हो जाओ। कैश बुक, कैश बुक, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? कौन सी बुक में? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी या जर्नल प्रॉपर। कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक, और आप कैश बुक किया। 100% बच्चे कह रहे हैं कैश बुक, और जवाब भी कैश बुक सही है, क्योंकि मैंने दी है ना, पे हुआ है ना। कोई भी कैश पेमेंट है, कोई भी कैश रिसीट है, कहां रिकॉर्ड करनी? जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। ये तो दिमाग में आ गया ना हमारे। अच्छा, एम्प्लॉय को सैलरी ड्यू हुई है, पे नहीं की है, ड्यू हो गई है। ड्यू होने का मतलब क्या? मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये कहां पास करते हैं? क्या लिखते हैं? कहां लिखते हैं सर? कैश बुक। लगता है कैश बुक में आएगा, सेल्स बुक में आएगा, परचेज में आएगा, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी, कहीं आएगा ना? कहां आएगा सर? जर्नल को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी तो हमें बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, बीआरबीपी में कौन सा आता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। देखो, अब बीआरबीपी का लॉजिक समझते हैं। सब लोग ध्यान दें, मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी चीज डिटेल में ना पढ़े। मैंने आपको चैप्टर करवाना है बीआरबीपी का, लेकिन सिंस आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करे हैं तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं। अब सुनो जरा, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। मान लीजिए यही स्पेलिंग है भाई, LAKSHAY, लक्ष्य। लड़के स्पेलिंग इजी रखते हैं, यही लड़की का नाम होता है ना, 2-4 ए इधर उधर लगा लेती या डबल एल लगा लेती, ललक्ष्य। ये दिक्कत रहती है ना बेटा? तुम्हारे खुशबू में यू है या डबल ओ है? डबल ओ। देखना दो लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिनका यू होगा, होता है कि नहीं? चलो, तो मान लीजिए ये लक्ष्य है, ठीक है? ये दुकानदार है, सामान बेचता है। ये कौन है? सेलर। मान लीजिए ये करुण है। सर आपकी स्पेलिंग यही है, KARUN। तो करुण कौन है भाई? बायर। समझ में आई? अच्छा, करुण ने लक्ष्य से कहा भाई माल बेचेगा उधार में। लक्ष्य ने कहा तेरी शक्ल देख के तो लग रहा है पैसे वापस कर देगा, तो बेच दूंगा। तो करुण कह रहा ला दे दे माल, 3 महीने बाद पैसे दूंगा। लक्ष्य कह रहा ठीक है। इसने क्या किया? गुड्स बेच दिए इसको। किस पे बेचे? ऑन क्रेडिट। ये बात लक्ष्य कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? अपने सेल्स बुक। किस में रिकॉर्ड करेगा? सेल्स बुक। और करुण अपनी कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगा? परचेज बुक। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर है? अब लक्ष्य कह रहा है करुण भाई तेरे पे भरोसा तो है, पर मैं ना लिखित कार्यवाही चाहता हूं, लिखित हो जाए तो बेहतर है।
तो करुण कहता है ठीक है भाई, तू ले आ कोई भी कागज लिख के, मैं साइन करने को तैयार हूं कि मैंने तेरे इतने पैसे देने। तैयार है ना? तो क्या हुआ, लक्ष्य ने कागज का टुकड़ा लिया और उस पे लिख दिया कि करुण तुमने मेरे 10,000 रुपये देने हैं और तुम मेरे कहे पे 3 महीने बाद ये 10,000 रुपये मुझे या मेरे कहे किसी और को दोगे। समझ में आई? और ये इन्होंने इसको भेज दिया, इसने लिख दिया मंजूर है और साइन कर दिए, तो ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब ये जो कागज का टुकड़ा है ये इस भाई के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, इसको पैसे आने, और इस भाई के लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। ये बात समझ में आई? इस बात की एंट्री लक्ष्य जी अपनी बीआर बुक में करेंगे। किस में करेंगे? बीआर बुक में। और करुण किस में करेगा? बीपी बुक। ये बात समझ में आ रही है कि जब बिल ड्रॉ होगा और जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा, ये बीआर बुक और बीपी बुक में आएगा। अब इसके आगे की सारी ट्रांजैक्शन जो भी है वो डिपेंड करता है कैसी है। अब मान लो 3 महीने बाद ये पैसे वापस कर देता है, वो कहां आएगा? कैश बुक में आएगा। पैसे वापस कर रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन है ना, इसको पैसे मिल रहे हैं, कहां रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। तुम पैसे दे रहे हो, कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। अब मान लो 3 महीने बाद ये पैसे नहीं देता, कहता सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, फिर ये कहां रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में नहीं, अब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेगा। इस बात को कहां रिकॉर्ड करेगा? जर्नल प्रॉपर में। बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं आज? हम आज सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। बेटा अभी तक आप 11वीं में पढ़ते थे तो आपके दिमाग में क्या बात होती थी कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आप सबसे पहले उस बारे में कहां लिखेंगे? जर्नल में। अब ये भूल जाओ, अब हम कहां लिखेंगे? सब्सिडियरी बुक्स में। अब से हमें एक बात याद रखनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही, कोई भी इवेंट हो रहा है फाइनेंशियल नेचर का, जिसे हमने अपनी फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट एंट्री कहां करेंगे? पहली बार कहां रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडियरी बुक्स में। इसीलिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका ही मॉड्यूल का मटेरियल है, इसके पेज नंबर 2.10 मतलब 2.99 पे है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इन परचेजेस बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश परचेज ऑफ गुड्स के क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, या फिर ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स। नंबर 1 में क्या आंसर है? ए, बी या सी? बी। बी, बी ना, बिल्कुल सी सही है, बी है। अच्छा, द सेल रिटर्न बुक्स रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज्ड या रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करती है? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट क्लियर? फिर अब बताओ, अब यहां पे बात देखेंगे। सातवां क्वेश्चन देखें। A second-hand motor car was purchased on credit from B brothers for ₹10,000 will be recorded in। इसका काम मोटर कार बेचना नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। कार रिकॉर्ड होगा। A second-hand motor car was purchased on credit from B brothers, ये कार रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो एक आधा ट्रू फॉल्स भी देख लें अगर हमारे काम का है तो। फर्स्ट बताओ ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट पढ़ो अपने आप। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक
include only purchases of goods on credit transactions. ट्रू या फॉल्स? अच्छा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सुनो, आज तो पहली क्लास है, थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपके कुल मिला के जो क्वेश्चंस आने हैं वो आने हैं 6। कितने क्वेश्चन आने? 6 इंटू 20 मार्क्स ईच, यानी आपके कुल मिलाकर कितने मार्क्स के पेपर आएगा? 120। मेरी मैथ्स गलत नहीं है, सुन लो मेरी बात। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है। क्या होता है? कंपल्सरी, करना ही करना। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 में आपको एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते। समझ में आए? तो एक क्वेश्चन कम हो गया ना ऑटोमेटिकली, तो ये इंटरनल चॉइस होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, ये आता है कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। इसमें पहला जो पार्ट होगा वो होगा ट्रू फॉल्स। क्या होगा? ट्रू फॉल्स। आएगा ही आएगा, कंपल्सरी है। 6 ट्रू फॉल्स आएंगे 2 नंबर के ईच, यानी कितने मार्क्स? 12। तो यानी आपका एक ट्रू फॉल्स जो है वो कितने मार्क्स का है? 2। अगर आपने ट्रू और फॉल्स सही लिख दिया है लेकिन साथ में रीजन नहीं लिखा है, आपको आधा मार्क्स मिलेगा। यानी ट्रू है या फॉल्स है ये बताने के कितने मार्क्स हैं? आधा। ट्रू है या फॉल्स क्यों है, रीजन बताने के कितने मार्क्स हैं? 1.5। समझ में आ रही है? तो ये 12 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं। फिर इसके बाद इसका जो बी पार्ट आएगा वो भी आएगा आपका शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन। ये राइट अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ये डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन भी आ सकता है। जितने सारे हमारे थ्योरी टॉपिक हैं उसमें ये आएगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स हो गए? 12 और 4 16। यानी इसका एक सी पार्ट भी होगा। ये जो सी पार्ट है ये कोई भी शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का। कभी ये डेप्रिसिएशन का दे देते हैं, कभी रेक्टिफिकेशन का दे देते हैं, कभी बीआरएस का दे देते हैं। समझ में आ रही है? कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये फिक्स्ड है कि पहले ट्रू फॉल्स आएंगे 12 मार्क्स के और एक 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अभी क्लियर? अच्छा, बाकी के जो 4 क्वेश्चन करने उनका भी कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं। उन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन है जो पूरा 20 नंबर का आ जाएगा, एनपीओ का या फाइनल अकाउंट्स का या कंपनी अकाउंट्स का। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 12 और 8 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 10 और 10 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 5 5 5 5 5 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर के 5 आ जाए जिसमें से 4 करने। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब क्वेश्चन में भी चॉइस आ सकती है। मैं आपको एक काम करता हूं, इसी लॉजिक में यहां पे देखो, जब आप नॉलेज पोर्टल पे स्टार्टिंग वाले पे पहुंच जाओगे ना, तब आपके पास यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन होता है, ठीक है, और सजेस्टेड आंसर्स का भी ऑप्शन होता है। जब क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो पेपर में आया था स्कैन करके डाल दिया। जब सजेस्टेड आंसर की बात करेंगे इसका मतलब है इसके अंदर सॉल्यूशंस भी, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है पुराना वो सॉल्व करके डाला। समझ में आ रही है? अब जैसे क्वेश्चन पेपर देखें एक बारी, तो फाउंडेशन में बाय द वे आपको सिर्फ अकाउंट्स और बिजनेस के क्वेश्चन पेपर दिखेंगे, बिजनेस लॉस के। आपको ना मैथ्स ना ही इको के क्वेश्चन पेपर दिखेंगे, क्योंकि वो एमसीक्यू होते हैं। पता है ना आपको कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं, उनके क्वेश्चंस यहाँ नहीं होते। पुराने क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलते,
क्योंकि आईसीआई के पास क्वेश्चंस बहुत कम है। तुम सारे पुराने सालों के क्वेश्चन कर लोगे तो वो नए कहां से लेके आएंगे? ऐसे ही कुछ समझ लो। चलो लास्ट ईयर का अभी जो मई 2025 अभी जो इस महीने का पेपर आया है वो देखते हैं। ये देखो ऐसा पेपर दिखता है, ये छोटू सा पेपर होता है, स्कैन करके ऐसा दिख रहा है। देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे इंफॉर्मेशन में, आंसर टू क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश except in case of candidates who have opted for Hindi medium. If a candidate who has not opted for Hindi medium, her answer in Hindi will not be evaluated. आप अपनी इंग्लिश मीडियम में दोगे ना पेपर, ये आपको बताना पड़ेगा आईसीआई को जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। आपका जनवरी अटेम्प्ट है सबका, है ना, तो नवंबर में आपका एग्जाम फॉर्म निकलेगा। आपको आईसीआई को बताना तो पड़ेगा मैं इस बार पेपर देना है, तो आप उसमें आईसीआई को दो चीजें बताएंगे। पहली बात, आप पेपर कहां से दोगे, गुड़गांव से दोगे कि दिल्ली से दोगे कि नानी के घर उत्तराखंड से दोगे? है किसी के नानी का घर दूर कि सारे गुड़गांव वाले ही हैं? ताबड़ू से है, अंबाला, तो आप चाहो तो पेपर अंबाला से भी दे सकते हो, ऑल इंडिया सेंटर पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, और हिंदी इंग्लिश भी आप ही सिलेक्ट करोगे। ताबड़ू सेंटर नहीं पड़ता, गुड़गांव ही पड़ता है फिर, ठीक है ना। गुड़गांव में भी दो जगह पड़ता है सेंटर हमेशा। और पास्ट हिस्ट्री ये है कि सेक्टर 4 है, पता है, सेक्टर 4 में एक एमएम पब्लिक स्कूल है माड़ूमल, वहां पड़ता है सेंटर, बहुत ही घटिया स्कूल, निहायत गर्मी होती है वहां बहुत। तुम्हारा तो जनवरी अटेम्प्ट है तो सही है, मौसम ठीक रहेगा। दूसरा सेंटर पड़ता है उधर ही पास में ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, ये पड़ता है आपका अशोक विहार में, सेक्टर 5 पेट्रोल पंप है ना, उसके ऑपोजिट वाली गली में जाकर। सिद्धेश्वर बहुत साल पहले पड़ता था, सेक्टर 9 में एक स्कूल है सिद्धेश्वर, बहुत साल पहले वहां पढ़ा करता था, अब सिद्धेश्वर में नहीं पढ़ता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आईसीआई का जब मन करे किसी भी स्कूल में कर सकता है एग्जाम, ठीक है। बट पास्ट कुछ सालों के एग्जाम्स इन्हीं दो सेंटर्स पे हो रहे हैं, काफी साल पहले सिद्धेश्वर में होते हैं। और जब कोविड हुआ था ना, तो कोविड में जो सेंटर पढ़ने थे उनमें बच्चे हर सेंटर में बहुत कम रखने थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, तो इन्होंने ऑल ओवर गुड़गांव में 10 स्कूलों में पेपर लिए थे, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 2 सेंटर में पेपर देते हैं 10 में दिए थे, तो उसमें तो बहुत सारे स्कूल इन्होंने इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। तो फॉर्म भरना होता है ना उसके अंदर। अच्छा देखो यहां पे अब पहला क्वेश्चन देखो, 6 इंटू 12 लिखा है ना, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, क्या है 6 आपके एनपीओ सॉरी ट्रू फॉल्स के हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो पहला लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिम्पल कॉलम कैश बुक, फॉल्स। ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम तो कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो ये फॉल्स है। समझ में आ गया, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके बाद देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया 2 नंबर के 2 पार्ट वाला, बी पार्ट, राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। कहा था ना बी पार्ट 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, और सी पार्ट क्या आता है 4 नंबर का छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो यहां पे फाइनल अकाउंट्स का इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, मात्र 4 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए पार्ट 10 मार्क्स, बी पार्ट 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ए पार्ट 12 मार्क्स और बी पार्ट 8 मार्क्स। मैं कह रहा था ना कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, ए पार्ट 10 मार्क्स, इसका बी पार्ट फिर 10 मार्क्स का आ जाएगा, ये रहा देखो।
ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ए पार्ट 5 मार्क्स का, बी पार्ट 5 मार्क्स का, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन दे दिए। कह रहे अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 1 और 2, और फिर आगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया। कोई भी कॉम्बिनेशन आ रही है, जरूरी नहीं है कोई सेट फॉर्मेट है। समझ में आ रही है? और 11वीं में जैसे या 12वीं में जैसे आपको पता होता था कि ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का आना ही आना है, पता होता था कि नहीं भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आना ही आना, ये आना ही आना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। सीए फाउंडेशन में आपको जो मार्क्स भी दिए गए हैं ना, जो अगर आप कहोगे सर वेटेज बताओ, तो इसकी वेटेज कहाँ मिलेगी? आओ देखो इधर। जो हमारा पेज है मेन नॉलेज पोर्टल वाला, इसमें ही हम जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में गए थे ना, जहां सिलेबस देखा था, तो इस कोर्स में जाएंगे, न्यू स्कीम में जाएंगे, तो यहां सेक्शन वाइज वेटेज दे रखी है, ये दिख रहा है सेक्शन वाइज वेटेज। जब आप खोलेंगे, फाउंडेशन खोलेंगे, तो इसमें वेटेज देखो क्या चालाकी से दे रखी है। कह रहे हैं पहला चैप्टर जो थ्योरी का है 5 से 10 नंबर के लिए आएगा, 5 to 10%। अगर 100 है तो नंबर ही हो गया ना, 100 मार्क्स के लिए। अकाउंटिंग प्रोसेस, अब देखो इसमें कितने सारे टॉपिक हैं, सारा कुछ है। बीआरएस भी है, इन्वेंट्री भी है, डेप्रिसिएशन भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है। ये सारा मिला के कह रहे हैं 30 से 35 नंबर का आएगा। लेकिन ये नहीं बता रहे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, कि रेक्टिफिकेशन आएगा, कि इन्वेंट्री आएगा, कि डेप्रिसिएशन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सब टॉपिक आएंगे 5-5 नंबर के, कि इसमें से 2 टॉपिक आएंगे, एक 10 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का, एक 5 नंबर। ये नहीं बता रहे ना। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, 20 से 25% का क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ और सिंगल एंट्री। 20 से 25 नंबर का। हो सकता है 10 नंबर का फाइनल दे दें, हो सकता है 10 नंबर का एनपीओ दे दें, और कुछ दे ही ना। जरूरी नहीं है हर टॉपिक आए। फिर बाद में देखो, कंपनी पार्टनरशिप को 15 से 20% दे दिया। अब क्या आएगा इसमें? एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, डिसोल्यूशन आएगा, राम जाने। और बाकी 15 से 25% में क्या दे दिया? कंपनी अकाउंट्स। तो क्या मतलब सीए फाउंडेशन में वेटेज वगैरह देख के फायदा है कोई? ना, कोई फायदा नहीं। चुपचाप जो पढ़ना सब पढ़ना, ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो अभी हम कहां तक की पढ़ाई कर रहे थे? हम कर रहे थे सब्सिडियरी बुक्स। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अब लिखना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। मान लो मैं ये सेल्स बुक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सेल्स बुक। ये रही मेरी सेल्स बुक। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। आज मैंने 3 पार्टियों को माल बेचा। आज डेट क्या है? 22 मई। और मैंने कितनी पार्टियों को माल बेच दिया? 3 पार्टियों को माल बेचा। समझ में आया? 3 पार्टीज आई हैव सोल्ड गुड्स टू। पहली, मान लो मैसर्स एबीसी को माल बेचा 3000 रुपए का, तो भैया ये उनकी डिटेल लिख दी। फिर सेम डे पे मैंने मैसर्स पीक्यूआर को माल बेचा 4000 रुपए का, ये डिटेल लिख दी। और फिर तीसरे नंबर पे मैंने मैसर्स XYZ को माल बेचा, ये डिटेल लिख दी। कितने रुपए का? 5000 रुपए का। ये हुआ पहला स्टेप। इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। मेरे साथ बोलेंगे, क्या कहते हैं इसे? रिकॉर्डिंग। तो आपने पहले जर्नल एंट्री पास करी क्या? नहीं, आपने सीधा सब्सिडियरी बुक में क्या करा? रिकॉर्डिंग। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सुनना जरा ध्यान से। इसके बाद यहां से इंडिविजुअल पोस्टिंग की जाएगी इन सभी व्यक्तियों के अकाउंट में। तो पहला लेजर अकाउंट किसका बनेगा? मैसर्स एबीसी। फिर दूसरा लेजर अकाउंट बनेगा मैसर्स पीक्यूआर। फिर तीसरा बनेगा मैसर्स XYZ। मैंने इन्हें सामान बेचा है, तो ये लोग मेरे डेटर बने, मेरा एसेट है, तो डेबिट साइड में बुक करेंगे इसे। तो यहां पे बुक करेंगे डेबिट साइड पे, यहां टू सेल्स 3000। यहां बुक करेंगे टू सेल्स 4000। यहां बुक करेंगे टू सेल्स कितना? 5000। इसको कहते हैं इंडिविजुअल पोस्टिंग। क्या कहते हैं?
इंडिविजुअल पोस्टिंग। मेरी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इस सबका टोटल करना। इस टोटल करने के स्टेप को कहते हैं कास्टिंग। कभी सुना ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ऐसे शब्द सुने? कास्टिंग का मतलब क्या है? टोटल करना। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या है? ज्यादा टोटल कर दिया आपने गलती से। अंडरकास्ट का मतलब क्या है? कम टोटल कर दिया आपने गलती से। समझ में आई? अच्छा टोटल करते हैं इसका बेटा। 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो यहां 12,000 डाल दिया। अब आखिरी स्टेप है कि एक अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स होता है क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट पे जाएगा बाय, सन्ड्री, डेटर्स 12,000। ये इसके डेबिट साइड पे पोस्ट, क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या यहां मैंने जर्नल एंट्री डाली? मैंने तो जर्नल एंट्री डाली भी नहीं, मैंने जर्नल एंट्री लिखी ही नहीं कहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या मेरे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो गई कि नहीं? तो स्टेप नंबर 1 क्या है? रिकॉर्डिंग। जो भी हम बुक बना रहे हैं उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? इंडिविजुअल पोस्टिंग, फिर कास्टिंग, और फिर टोटल की पोस्टिंग। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अगर सोचो कि मैं अब बना रहा हूं परचेज बुक, जब मैं सामान खरीदूंगा, ये मेरी परचेज बुक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो मान लो मैंने 22 मई को 3 पार्टी से सामान खरीदा है। पहले मैंने खरीदा मैसर्स TUV से 1,000 रुपए का, ये डिटेल्स है। फिर मैंने मैसर्स MNO से खरीदा, ये डिटेल्स हैं 2,000 रुपए का। फिर मैंने मैसर्स क्या बना दूं, DEH से खरीदा, और ये कितने का? 3,000 रुपए का। तो अब मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? इंडिविजुअल पोस्टिंग। अब पोस्टिंग किसके अकाउंट में करूंगा? मैसर्स TUV। अब इनसे मैंने सामान खरीदा है, ये मेरे क्रेडिटर हैं, ये यहां जाएगा बाय परचेजेस 1,000। फिर एक मैसर्स MNO, इनके बाय परचेजेस 2,000। फिर मैसर्स DEH बाय परचेजेस 3,000। ये बात समझ में आई? अगला स्टेप क्या होगा? इसकी कास्टिंग। कास्टिंग करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 और 3 6,000। अब ये टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेजेस अकाउंट। कौन से अकाउंट में जाएगा? और डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना? 6,000। ऑटोमेटिकली सब मैच हो रहा है कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इसी लॉजिक को दिमाग में रख के आपने यहां पे 1-2 सवालों के जवाब देने। आ गया, ये रहा। अब फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज। अब हमने तो डेली टोटल करा, लेकिन यहां कह रहे हैं वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक कहां जाता है? परचेज बुक का टोटल कहां जाता है? देखें जरा, परचेज बुक का टोटल जा रहा है परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो क्या ये ऑप्शन में है? देखो जरा, द वीकली मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, या पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट। कौन सा जवाब सही है? फोर्थ का, ए। फोर्थ का आंसर देखें, देखो फोर्थ का आंसर क्या है? ए। समझ में आ रही है? अच्छा, अब इधर फिफ्थ क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या कह रहे हैं? द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। क्या जवाब होगा? सेल्स बुक का टोटल कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ऑप्शन है क्या? क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। पांचवे का भी आंसर क्या है? ए। देख लो जरा, पांचवे का भी आंसर है ए। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूं?
बेटा ध्यान रखेंगे, ये हम सब कुछ जो आज पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आज कहा था, सिर्फ आज की क्लास 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मुझे काम से जाना है, बाकी नेक्स्ट क्लास से पूरा टाइम पे करेंगे, ठीक है? चलो जी, शुक्रिया।